गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने आपको लास्ट क्लास में म्यूटा रोटेशन की एक्सप्लेनेशन तक करवा दिया था ना? यस सर। सब लोगों को याद है लास्ट क्लास में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी म्यूटा रोटेशन की? बताइए अंजलि, आप बता सकते हैं कि व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? अंजलि, सर जब हम ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व करते हैं तब वो रोटेट हो जाता है। उसका जो सबसे ऊपर वाला कार्बन होता है वो रोटेट हो जाता है। नहीं 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 अंजलि, ये नहीं, ये मतलब नहीं बताया था मैंने। आपको बोला था कि ग्लूकोज की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं। ग्लूकोज दो आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, और वो दोनों ही अलग अलग ऑप्टिकल रोटेशन एग्जिबिट करती हैं। जो अल्फा ग्लूकोज होता है वो 111 डिग्री की ऑप्टिकल रोटेशन एग्जिबिट करता है। लेकिन देखा यह गया है कि जब हम उस अल्फा ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाती है 111 डिग्री से 52.5 डिग्री पे। स्ट्रक्चर में चेंज क्या आता है वो मैं अभी आपको अलग बताऊंगा, मैंने बता दिया था वैसे। लेकिन याद रखिएगा, म्यूटा रोटेशन स्ट्रक्चर में चेंज होने को नहीं बोलते, म्यूटा रोटेशन ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू को चेंज होने को बोलते हैं। अगर कोई कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होने से पहले किसी और एंगल से लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, लेकिन वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो किसी और एंगल से रोटेट करने लग जाता है, तो दिस चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ कंपाउंड और डिसॉल्विंग इन वाटर इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। आपको याद होगा अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज वर द टू साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे OH राइट में होता था, बीटा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे OH लेफ्ट में होता था। दिस वाज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। मैं आपको एक बार फिर से बनाकर दिखाता हूं अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, देखिए 6 कार्बन की शुगर में यहां से एक साइकिल बनती थी, ठीक है, और थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में होता है, बाकी हर कार्बन पे OH ऑन द राइट साइड इन अल्फा ग्लूकोज। ये मैं अल्फा ग्लूकोज बता रहा हूं आपको, दिस इज अल्फा ग्लूकोज। और ये अल्फा ग्लूकोज ऑप्टिकल रोटेशन एग्जिबिट करता है 111 डिग्री की। मतलब इसमें से अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे तो वो 111 डिग्री से लाइट को राइट में रोटेट कर देगा। ठीक है, अगर इसी कार्बन पे OH को लेफ्ट में और H को राइट में अलाइन करा जाए, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे चेंज करा जाए, तो वो बन जाता है बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज ये है, सारा स्ट्रक्चर अल्फा और बीटा ग्लूकोज का सेम ही होता है। द ओनली डिफरेंस लाइज ऑन कार्बन नंबर 1। सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे OH लेफ्ट में और H राइट में आ जाएगा। कार्बन नंबर 3 पे तो होता ही है लेफ्ट में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। ये बीटा ग्लूकोज है और ये एग्जिबिट करता है ऑप्टिकल रोटेशन 19.2 डिग्रीज की। सब लोग ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब तो जानते हो ना? ऑप्टिकल रोटेशन मतलब, या स्पेसिफिक रोटेशन भी बोलते हैं इसे। ऑप्टिकल रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को कितने एंगल से रोटेट करा जा रहा है। देखा यह गया कि जब हम इस अल्फा ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करते थे तो इसकी ऑप्टिकल रोटेशन 111 डिग्री से चेंज होके 52.5 डिग्री पे हो जाती थी। दूसरी तरफ हम उस बीटा ग्लूकोज को जब वाटर में डिसॉल्व करते थे तो उसकी भी ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होके 52.5 डिग्री पे हो जाती थी। तो वाटर में डिसॉल्व होने पे ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू का चेंज होना इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। और हमने इसका कॉज क्या एनालाइज करा था? मैंने आपको बताया था कि when either of these two forms of glucose are dissolved in water, then both these forms are hydrolyzed by water and they are transformed to their open chain structure। ठीक है, इसकी भी रिंग खुल जाती है, ये भी अपनी ओपन चेन स्ट्रक्चर में चला जाता है, उसकी भी रिंग ओपन हो जाती है, वो भी अपनी ओपन चेन स्ट्रक्चर में चला जाता है। और ओपन चेन स्ट्रक्चर तो दोनों की सेम ही होती है ना, जो हम शुरू से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे थे। और वो ओपन फॉर्म है ग्लूकोज की जो 52.5 डिग्री की रोटेशन एग्जिबिट करती है। रूम टेम्परेचर पे ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में रहता है और
ये दो साइक्लिक फॉर्म्स ये वाली ऑप्टिकल रोटेशन एग्जिबिट करती हैं, लेकिन वाटर में डिसॉल्व होने पे दोनों की ऑप्टिकल रोटेशन 52.5 डिग्री पे चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ देयर रिंग फॉर्म. रिंग फॉर्म इज बीइंग हाइड्रोलाइज्ड टू द ओपन चेन स्ट्रक्चर. ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा था. एट द सेम टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ग्लूकोज अपनी साइक्लिक फॉर्म में है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस साइक्लिक फॉर्म में आपको एल्डिहाइड ग्रुप नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ एल्डिहाइड कार्बन नंबर 5 पे लगे हुए अल्कोहल के साथ कंबाइन होके एक साइक्लिक ईथर बना चुका है. इसके अंदर एल्डिहाइड था तो सही, लेकिन वो हिडन हो गया. अब कोई रिएजेंट जो उस एल्डिहाइड को रीजनरेट कर पाएगा वो तो एल्डिहाइड वाला टेस्ट दे पाएगा, लेकिन जो रिएजेंट उस एल्डिहाइड ग्रुप को रीजनरेट नहीं कर पाएंगे वो एल्डिहाइड वाला टेस्ट नहीं दे पाएंगे. कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो इसके रिंग को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, और अगर एक बार रिंग हाइड्रोलाइज हो गई, ये ओपन फॉर्म में आ गया और एल्डिहाइड रीजनरेट हो गया, तो फिर एल्डिहाइड वाला टेस्ट भी आ जाएगा. जैसे टॉलेंस टेस्ट आ जाता है, फेलिंग्स टेस्ट आ जाता है, NH2OH के साथ ऑक्साइन बन जाता है. जितने भी एल्डिहाइड वाले रिएक्शन हमने देखे, इसका मतलब वो रिंग को ओपन कर पा रहे थे, लेकिन 2,4-DNPs की रिंग को ओपन नहीं कर पाया, NaHSO3s की रिंग को ओपन नहीं कर पाया. सो दैट्स व्हाई एल्डिहाइड रीजनरेट नहीं हुआ और एल्डिहाइड वाले टेस्ट नहीं आए. तो ये फैक्ट है कि ग्लूकोज एल्डिहाइड के टेस्ट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता. इट डिपेंड्स कि उसकी रिंग हाइड्रोलाइज हो पा रही है या नहीं. अब एक बार फिर बताइए, मैंने आपको लास्ट क्लास वाला पोर्शन यही सब पढ़ाया था, तो आपको समझ में आया या कोई डाउट है? आगे बढ़े. यस सर. अंजलि क्लियर हो गया? ईवा आप कुछ पूछ रहे हैं? यस सर. सर जब मैंने ये बुक में पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि ईवा पहले अपना वो ईयरफोन हटाइए, वॉइस क्लियर नहीं आ रही. सर अब है ना क्लियर? अब बिल्कुल क्लियर है. सर मैंने जब वो क्या बोलते बुक में पढ़ा था इसे, तो इसमें अल्फा और बीटा जो ये स्ट्रक्चर्स बने हैं इनको उसमें एनोमर्स लिखा हुआ था. हाँ बताऊंगा, अभी उसी पे टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं. अच्छा ओके सर, मेरे को ठीक है सर. नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा बताना है इसके बारे में. ठीक है सर. और कोई डाउट? नो सर. ठीक है, वो मैं अगली लाइन आपको, आप अगर 2 मिनट और रुकते तो अगली लाइन में आपको वही बताने वाला था. अब ध्यान से सुनिए. अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर द 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज. आप सब लोगों को आइसोमर्स का मतलब मालूम है ना? आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. सब लोग बताइए, आइसोमर्स वर्ड का मतलब सबको मालूम है ना? यस सर. आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है. बताइए क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस सर. यस. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो अलग अलग है ना दोनों का. या स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम लग रहा है आपको? अलग है. अलग है. कहां पे अलग है दिशा? फर्स्ट कार्बन. कार्बन नंबर 1 पे. ठीक है, याद रखिएगा आइसोमर्स 2 टाइप्स के होते हैं, स्पेशली द ऑर्गेनिक आइसोमर्स. वो 2 टाइप के होते हैं, एनोमर्स एंड एपीमर्स. आइसोमर्स भी 2 टाइप के होते हैं, एनोमर्स एंड एपीमर्स. एनोमर्स आर दोज आइसोमर्स व्हिच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट C1. वो आइसोमर जो सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंट होते हैं, बाकी हर कार्बन एक जैसा होता है उनका, उन्हें बोलते हैं एनोमर्स. और वो आइसोमर जो कार्बन नंबर 1 के अलावा किसी और कार्बन पे डिफर करते हैं, उन्हें बोलते हैं एपीमर्स. ठीक है, एक बार फिर से सुनिए. एनोमर एपीमर सब आइसोमर की ही कैटेगरी है, लेकिन एनोमर उन आइसोमर्स को बोलते हैं व्हिच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट C1. सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफर करती है. इसमें कार्बन नंबर 1 पे OH राइट पे है, उसमें कार्बन नंबर 1 पे OH लेफ्ट में. सो दीज आर द एनोमर्स ऑफ ईच अदर. द अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स. और किसी भी ऐसे आइसोमर को एनोमर कहा जाएगा जो सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे डिफर करेंगे. लेकिन अगर कार्बन नंबर 1 के अलावा किसी और कार्बन पे डिफर करेंगे तो हम उन्हें एपीमर्स बोलेंगे. तो आप बताइए, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एनोमर्स हैं कि एपीमर्स हैं? एनोमर्स. एनोमर्स. तो एनोमर्स का सिंपल मीनिंग याद रखिएगा, एनोमर्स आर दोज आइसोमर्स व्हिच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट C1. बताइए आपको क्लियर हो गया कि नहीं?
So, ठीक है, so the alpha glucose and beta glucose are anomers of each other. अब ग्लूकोज से रिलेटेड एक छोटा सा लास्ट पोर्शन और बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ग्लूकोज के ना 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। एक होती है ओपन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो हम शुरू से ले रहे थे, जिसमें ऊपर एल्डिहाइड लगा होता है, वो ओपन फॉर्म है, वो आपको याद हो गई होगी। दूसरी होती है साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन्हें बोलते हैं साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और तीसरे होते हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शंस ऑफ ग्लूकोज। हॉवर्थ प्रोजेक्शन, मैं आपको हॉवर्थ प्रोजेक्शन बताता हूं। HAWORTH, हॉवर्थ प्रोजेक्शंस। सब लोग बता सकते हैं कि ये कितने मेंबर की रिंग है? 6। और एक 6 मेंबर रिंग को जब हम हेक्सागोनल की फॉर्म में दिखाते हैं, एक हेक्सागन शेप की फॉर्म में दिखाते हैं, तो उस हेक्सागोनल शेप को हॉवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। इसी 6 मेंबर्ड रिंग को एक हेक्सागन की शेप में कैसे दिखाएंगे वो ध्यान से देखिए। देखिए आप रिलेट करिएगा, मैं इससे रिलेट करवा रहा हूं आपको। ये ऑक्सीजन तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला है। ऑक्सीजन के ऊपर ये जो कार्बन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन के आगे वाला है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 यहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5। इस साइक्लिक फॉर्म में याद रखिएगा, साइक्लिक फॉर्म में किसी भी कार्बन पे जो ग्रुप राइट में लगा हुआ है, जो भी ग्रुप राइट में लगा हुआ है, वो हॉवर्थ प्रोजेक्शन में नीचे आए, ठीक है। जैसे कार्बन नंबर 1 पे OH राइट में है और H लेफ्ट में है, तो कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे आएगा और H ऊपर आएगा। आप समझे? जो ग्रुप राइट में होगा वो नीचे आएगा। तो अगर कार्बन नंबर 2 पे OH राइट में है तो OH अगेन नीचे आएगा, H ऊपर आएगा। कार्बन नंबर 3, सॉरी ये गलत बना रखा मैंने, कार्बन नंबर 3 पे OH लेफ्ट में है और H राइट में है, तो OH ऊपर आएगा और H नीचे आएगा। कार्बन नंबर 4 पे OH राइट में है, तो OH नीचे आएगा, H ऊपर आएगा। और कार्बन नंबर 5 देखो ध्यान से, ये आपको याद रखना है। कार्बन नंबर 5 का एक पार्ट तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 5 एक तरफ से तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और ये जो आप इसे इस तरह से याद रखो कि ये जो बल्कियर पार्ट है ना CH2OH, ये आपको बाहर की तरफ बनाना है, ठीक है। सो ये ऊपर आएगा CH2OH, और ये वाला जो H है ये नीचे आ गया, ठीक है। सो ये याद रखिए, दिस इज द हॉवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज है ये, इसका पूरा नाम क्या होता है वो ध्यान से सुनो। दिस हॉवर्थ प्रोजेक्शन इज प्रॉपर्ली नेम्ड एज अल्फा ग्लूकोपायरानोज। अल्फा ग्लूकोपायरानोज, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पे ओपन फॉर्म बनाता हूं, ध्यान से देखना। कार्बोहाइड्रेट्स में आप कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमें नहीं पढ़ना बहुत ज्यादा डिटेल में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में डी और एल कॉन्फ़िगरेशंस नाम की कोई चीज होती है। किसी भी कार्बोहाइड्रेट में नीचे से जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है, ये वाला कार्बन, अगर इस कार्बन पे OH राइट साइड में अलाइंड होता है, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है, देखो H तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप राइट साइड में अलाइंड होता है तो उसे डी कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। और अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH लेफ्ट में होता है तो उसे एल फॉर्म कहा जाता है। आप शुरू से जो ग्लूकोज पढ़ रहे हो ना, वो डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज पढ़ रहे हो, ठीक है। शुरू से स्टार्टिंग से आपने ये अल्फा भी डी फॉर्म से बना हुआ है, बीटा भी डी फॉर्म से ही बना हुआ था।
सो डी ग्लूकोज का मतलब होता है ये डी डेक्स्ट्रो वाला डी नहीं है, डेक्स्ट्रो और लीवो स्मॉल डी और स्मॉल एल होती हैं। कैपिटल डी और कैपिटल एल बस इतना याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट में सेकंड लास्ट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन अगर राइट साइड में होती है, फंक्शनल ग्रुप इज ऑन द राइट साइड, OH इज ऑन द राइट साइड, तो वो डी फॉर्म है, और अगर OH लेफ्ट साइड में होता तो वो एल फॉर्म होती। तो ये क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज था और अल्फा डी ग्लूकोज से हमने होवर्थ प्रोडक्शन बनाया, तो इसे बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। अब पायरानोज और फ्यूरानोज, जिन लोगों के पास बायो है वो जानते होंगे, पायरानोज एंड फ्यूरानोज आर 6 मेंबर्ड रिंग्स एंड 5 मेंबर्ड रिंग्स। 6 मेंबर्ड रिंग्स को पायरानोज रिंग्स कहते हैं और 5 मेंबर्ड रिंग्स को फ्यूरानोज रिंग्स कहते हैं। ठीक है, सो अल्फा, अल्फा इसलिए क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे है, डी इसलिए क्योंकि कार्बन नंबर 5 पे OH राइट में था। ठीक है, ग्लूको क्योंकि ग्लूकोज से बना हुआ है, पायरानोज क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग है। तो इसका पूरा नाम है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। एग्जाम में आ जाता है कि या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द होवर्थ प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लूकोज, सिंपली दिया जाएगा ड्रॉ द होवर्थ प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लूकोज, तो आप बना दोगे। या फिर ये आ जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। सो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज में भी आपको यही बनाना है। अब आप सब लोग बताइए कि अगर हमें बीटा डी ग्लूकोपायरानोज बनाना हो तो हम इसमें क्या चेंज करेंगे? सर वो OH ऊपर आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला कार्बन, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे आप इस OH को ऊपर कर देंगे और H को नीचे, तो वो बीटा डी ग्लूकोपायरानोज हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर्स याद रखिएगा। एक बार मैं फिर बता दूं, पायरानोज 6 मेंबर्ड रिंग्स के लिए टर्म यूज होती है पायरानोज। अगर कोई 5 मेंबर्ड रिंग होती है तो उसे फ्यूरानोज बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, सो दैट्स व्हाई इसे पायरानोज कहा गया। अल्फा आपको पता है क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे आया। डी कॉन्फ़िगरेशन इसलिए क्योंकि जिस ओपन फॉर्म से ये बना उसमें कार्बन नंबर 1 पे OH, सॉरी कार्बन नंबर 5 पे OH राइट में था, या सेकंड लास्ट कार्बन पे OH राइट में था, तो वो डी फॉर्म है। सो दीज आर द अल्फा एंड द बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। ये अल्फा का होवर्थ प्रोडक्शन है, ऐसे ही आप बीटा का भी बना लीजिएगा। ये होवर्थ प्रोडक्शन 1 मार्क के एग्जाम में अक्सर बनाने के लिए पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया तो हमारा मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज कंप्लीट हो गया। बताइए ग्लूकोज से रिलेटेड किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर, हाँ जी सर ये अल्फा के बाद डैश भी आता है जैसे बुक में दे रखे हैं जो? हाँ, यहाँ पे लगा सकते हो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा सच रूल नहीं है। बुक में हो सकता है डी ब्रैकेट में ना भी लिखा हो, कुछ बुक्स में ब्रैकेट में लिखा होगा। ठीक है, ब्रैकेट में? हाँ जी, ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? इसका कोई वो रूल है फिर ऐसी? नहीं, बस सेपरेट करने के लिए, अदरवाइज ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसका कोई रूल नहीं है। ठीक है, ये अल्फा और डी दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा तो कार्बन नंबर 1 की कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी सेकंड लास्ट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सर। यहाँ पर बीटा वाले में बीटा आ जाएगा ना शुरू में? हाँ, बस बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, डी उसमें भी रहेगा। ओके सर। पक्का कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए, आफ्टर दिस ग्लूकोज, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड के अंदर डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के बारे में आपको कोई डिटेल्स नहीं पढ़नी, सिर्फ 3 डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। हाँ, सुक्रोज के बारे में 1-2 इंफॉर्मेशन मैं जरूर बताऊंगा आपको, वो भी देखो। डाइसैकेराइड्स ना आपके बोर्ड्स के सिलेबस में से ओमिट कर दिया गया है। डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं आएगा, तो ये आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो डाइसैकेराइड्स में 3 चीजें पढ़ेंगे, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, और मेनली इनके स्ट्रक्चर्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखिए डाइसैकेराइड में सबसे पहले सुक्रोज। सुक्रोज देखा है ना आप लोगों ने? नहीं देखा? बोलिए, सुक्रोज नहीं देखा आप लोगों ने? देखा है सर। कहां पे देखा है? सर वो सर शुगर। शुगर दिशा आपने कहां देखा है? हाँ सर वही। सुक्रोज इज द कॉमन टेबल शुगर, जो हम घर पे चीनी यूज करते हैं वही सुक्रोज होता है, C12H22O11। अब आप देखिए, अगर आपने शुगर देखी है तो आप इसके बारे में क्या क्या जानते हो?
क्या हम कह सकते हैं? इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड soluble in water and sweet in taste. It is a white crystalline solid soluble in water and sweet in taste. But एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा जो एज अ 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती थी कि नेम अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होती है. सुक्रोज टॉलेंस वेलिंग्स टेस्ट नहीं देती. ठीक है, तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके बारे में. नॉन रिड्यूसिंग शुगर. बाकी तो आपको पता है एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, स्वीट इन टेस्ट भी होता है, बट रिड्यूसिंग इन नेचर नहीं होता. एंड इट एग्जिबिट द ऑप्टिकल रोटेशन या डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ 66.5 डिग्रीज. ये डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है 66.5 डिग्रीज. इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिए. जब आप सुक्रोज को या फॉर्मूला लिखता हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूं. C12H22O11 को जब हम वाटर से हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज, तो आपको मालूम है ना क्या बनता है? यस सर. क्या? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ग्लूकोज और फ्रक्टोज. C6H12O6 प्लस C6H12O6. इसमें से एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है. ठीक है, और ये सुक्रोज है. अब ध्यान से समझिए, ये जो सुक्रोज है ना, दिस एग्जिबिट द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लस 66.5 डिग्रीज. यानी कि ये डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है. लेकिन जब हम इस सुक्रोज को वाटर से हाइड्रोलाइज करते हैं एंजाइम इनवर्टेज की प्रेजेंस में, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है. अब इस इक्विमोलर मिक्सचर में जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेशन शो कर रहा है 52.5 डिग्रीज. दिस एग्जिबिट द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ 52.5 डिग्रीज. और वो जो फ्रक्टोज मिला है वो लीवो रोटेशन शो करता है -92.4 डिग्रीज. ठीक है, लीवो रोटेशन. तो आप देखिए जरा कि ये इक्विमोलर मिक्सचर मिला. इस इक्विमोलर मिक्सचर में ग्लूकोज ने तो इतने एंगल से लाइट को राइट में रोटेट करा और फ्रक्टोज ने उतने एंगल से लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर दिया. तो इन दोनों का जो मिक्सचर है, ये जो पूरा मिक्सचर है, इस मिक्सचर की जो नेट रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में जाएगी? लेफ्ट. लेफ्ट. तो दिस ओवरऑल मिक्सचर इज अ लीवो रोटेटरी मिक्सचर, है ना? यस सर. तो ये याद रखिएगा. दैट्स व्हाई ये जो पूरा प्रोसेस है, आप रिएक्टेंट लेकर चले थे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और आपका नेट प्रोडक्ट मिला लीवो रोटेटरी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर. इस प्रोसेस को इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलते हैं. शुगर इन्वर्ट हो गई, मतलब उस रिएक्टेंट की जो नेट रोटेशन थी वो कंप्लीटली इन्वर्ट हो गई, डेक्स्ट्रो से कंप्लीटली लीवो में पहुंच गया. ठीक है, हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो रिएक्टेंट था वो डेक्स्ट्रो था, हमारा जो नेट प्रोडक्ट है वो लीवो है. सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर. देखिए, ये इन्वर्जन आप लोगों के लिए नई टर्म नहीं है. काफी दिन हो जाते हैं तो आप लोग भूल जाते हो चीजों को और आपको लगता है पहली बार पढ़ रहे हो. इन्वर्जन और रिटेंशन, ये दो चीजें मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको. इन्वर्जन का मतलब होता है डेक्स्ट्रो से लीवो का बन जाना या लीवो से डेक्स्ट्रो का बन जाना, और रिटेंशन का मतलब होता है डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो का बनना या लीवो से लीवो का बनना. पहले तो ये बताइए, आपको ये दो टर्म्स याद आ रही हैं, इन्वर्जन और रिटेंशन? यस सर. यस सर. यस सर. तो ये इस प्रोसेस को इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलेंगे क्योंकि आपके डेक्स्ट्रो रिएक्टेंट से आपको एक नेट लीवो प्रोडक्ट मिला, और क्योंकि इस प्रोसेस में इन्वर्जन हो रहा है, दैट्स व्हाई द एंजाइम हैज बीन नेम्ड इन्वर्टेज. एंजाइम्स के नाम इस बेसिस पे ही रखे जाते हैं कि वो करती क्या है, जो काम वो करती हैं उन वही नाम उन्हें दे दिया जाता है. जैसे आप लोग हाइड्रोलेज देखते हैं, बहुत सारी एंजाइम में लास्ट में हाइड्रोलेज लिखा होता है क्योंकि वो हाइड्रोलाइज करती हैं किसी चीज को. तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि वो कर क्या रही है, उस बेसिस पे एंजाइम्स के, काफी एंजाइम्स के नाम उनकी फंक्शनिंग के बेसिस पे रखे जाते हैं. और ये याद रखिएगा, दिस इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के इस इक्विमोलर मिक्सचर को इन्वर्ट शुगर कहते हैं. इन्वर्ट शुगर.
तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज इनवर्ट शुगर, तो आप बताएंगे इनवर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। समझ में आया आपको ये पूरा प्रोसेस, इन्वर्जन ऑफ शुगर? सर ये नॉन रिड्यूसिंग क्या है, एक बार बता दो। नॉन रिड्यूसिंग मतलब टॉलरेंस ऑफ एलिक्सिस नहीं देता। ओके ठीक है, मैं अभी बताऊंगा कि क्यों नहीं देता। सर ये लीवो बता दो दोबारा कैसे हो गया। क्या बताऊं लीवो? लीवो डायरेक्शन से कैसे बता दिया हमने, क्योंकि 52.5 तो प्लस में और वो माइनस 92.4 है। ये कितने एंगल से लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है? 52.5। और वो कितने एंगल से लेफ्ट में रोटेट कर रहा है? माइनस 92.4। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट कौन से डायरेक्शन में जाएगा? माइनस 92.4। नेट इफेक्ट तो लेफ्ट में जाएगा ना? यस सर। क्योंकि लेफ्ट वाला एंगल बड़ा है, तो दैट्स व्हाई Yes, sir. ओवरऑल मिक्सचर नेट लीवो रोटेशन एग्जिबिट करेगा। ओके सर। बाकी सबको भी समझ में आ गया ना ये? बोल दिया करो भाई, आगे समझ में? यस सर। यस सर। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, स्ट्रक्चर पढ़नी है, स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इस साल बोर्ड में नहीं आएंगे लेकिन आप फिर भी याद रखिए। देखिए पहले मैं ना अलग अलग बनाकर दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखना, फिर उन्हीं को ज्वाइन कर दूंगा। ये बता सकते हो मैंने क्या बनाया है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज, ठीक है ना? दिस इज अल्फा ग्लूकोज। अब ये स्ट्रक्चर देखिए जो मैं नीचे बना रहा हूं, ये आपको याद रखना है, ये वाला स्ट्रक्चर। सर फ्रक्टोज नहीं है हमारे सिलेबस में? फ्रक्टोज की डिटेल्स नहीं है, बस ये है, ये है बीटा फ्रक्टोज, यहां OH होता है, दिस इज बीटा फ्रक्टोज। सर इसमें भी अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज में वही डिफरेंस होता है जैसे ग्लूकोज में? किसी भी कार्बोहाइड्रेट की अल्फा और बीटा फॉर्म में वही डिफरेंस होता है। अल्फा फॉर्म में कार्बन नंबर 1 पे OH राइट में और बीटा फॉर्म में कार्बन नंबर 1 पे OH लेफ्ट में, किसी भी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज है क्योंकि इसके कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर है। ठीक है, दिस इज द बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, और इसमें CH2OH होता है दोनों तरफ। तो ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। देखिए अल्फा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे, बीटा फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर, ये वाला OH और ये वाला OH आपस में कंबाइन होके वाटर रिलीज कर देते हैं। और जब यहां से ये वाटर निकलेगा, ये वाटर निकलेगा, तो बीच में क्या बचेगा? ईथर। O बचेगा। अब देखो ध्यान से देखना, केमिकली तो हम इस फंक्शनल ग्रुप को ईथर बोलते हैं, बट बायोलॉजिकली हम इस फंक्शनल ग्रुप को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ये याद रखिएगा, बायोलॉजिकली द ईथर ग्रुप इज नोन एज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब भी एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट से जुड़ता है तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ता है हमेशा। मैं आगे भी कुछ कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा अभी आपको, आप देखेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ता है। सो दिस इज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन द कार्बन नंबर 1 ऑफ दिस एंड कार्बन नंबर 1 ऑफ दिस। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 के बीच की ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये सुक्रोज है। और इसी सुक्रोज को जब आपने वाटर से हाइड्रोलाइज करा था, ये वाटर से हाइड्रोलाइज, तो यहां से बॉन्ड टूट गया। देखो यहां से बॉन्ड टूट गया और एक पे H आ गया, एक पे OH आ गया, तो इस तरह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ
सुक्रोज जो आपको याद रखना है, बताइए आपको समझ में आ गया कि नहीं? सर क्या होती है ये वाली लिंकेज, इसमें क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है मतलब? सर इसमें बस ये ओ लग जाते हैं इस लिंकेज में। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर बोलते हो, बायोलॉजी में उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ओके सर। तो दिस इज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और किसी भी पॉलीसेकेराइड और किसी भी डाइसेकेराइड में जो वेरियस मोनोसेकेराइड जोड़ते हैं वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जोड़ते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ईथर को कहते हैं। यस ओके। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज याद रखिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, इस साल के बोर्ड के सिलेबस में नहीं आएगा, बट अदरवाइज दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आया करता था, ठीक है, लेकिन अब आपको नहीं करने ये पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स। दूसरा है आफ्टर सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज, दो चीजें और देखेंगे और उनके तो सिर्फ स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ने हैं। देखिए माल्टोज के बारे में देखिए, फॉर्मूला उसका भी यही होता है C12H22O11। माल्टोज इज एक्चुअली अ डाइमर ऑफ ग्लूकोज। जैसे सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़े हुए होते हैं, माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़े होते हैं, दोनों अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, देखिए मैं दो अल्फा ग्लूकोज आमने सामने बना रहा हूं। ये एक अल्फा ग्लूकोज, ये दूसरा अल्फा ग्लूकोज। ये दोनों अल्फा ग्लूकोज। और आप देखिए अल्फा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे होता है, और ये बताइए कार्बन नंबर 4 पे OH कहां होता है, ऊपर या नीचे? नीचे। ये फोर्थ कार्बन है। ठीक है, सो दिस 1 2 3 4। तो एक अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 सामने वाले अल्फा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डेवलप करता है। देखिए यहां से OH और यहां से H, यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, और इनके बीच में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाएगी वो इस तरह से आ जाएगी, and this becomes maltose. So maltose is a dimer of 2 alpha glucose unit. अगर आप maltose को हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक्टोज। लैक्टोज का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टोज ध्यान से देखिएगा। Lactose is also known as milk sugar. इसे milk sugar भी कहते हैं because it is present in milk. And lactose is a combination of beta galactose plus beta glucose. अब बहुत ध्यान से देखिए, मैं इन्हीं स्ट्रक्चर्स में आपको चेंजेस कर कर दिखा रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं पहले इन्हें वापस अल्फा ग्लूकोज बना रहा हूं दोनों को। मैं जो पूछ रहा हूं वो मुझे बताते जाइएगा। बताइए क्या अभी ये दोनों अल्फा ग्लूकोज हैं? यस सर। अगर मैं दोनों को ही बीटा ग्लूकोज बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? फर्स्ट कार्बन पे चेंज कर देंगे। मैं फर्स्ट कार्बन पे उल्टा कर देता हूं, OH ऊपर H नीचे, यहां पे भी OH ऊपर H नीचे। अब ये दोनों बीटा ग्लूकोज बन गए। यस सर। अब इसे तो हम बीटा ग्लूकोज ही रहने देंगे, इसे तो बीटा ग्लूकोज ही रहने दीजिए। इस बीटा ग्लूकोज को सब लोग ध्यान से देखिएगा, इस बीटा ग्लूकोज में अगर कार्बन नंबर 4 पे भी कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट कर दें तो वो बीटा गैलेक्टोज बन जाएगा।
बीटा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पे कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट करने से वो बीटा गैलेक्टोज बन जाता है, तो दिस बिकम्स बीटा गैलेक्टोज। तो फिर ध्यान से सोच के बताइए, आपने देखा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से गैलेक्टोज बन गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर? यस सर। सब लोग बताओ। यस सर। यस ग्लूकोज और गैलेक्टोज कौन से कार्बन पे डिफर करते हैं? कार्बन नंबर 4 पे, और कार्बन नंबर 1 के अलावा किसी भी और कार्बन पे डिफर करने वाले को एपीमर बोलते हैं। तो बीटा ग्लूकोज से बीटा गैलेक्टोज बनाने के लिए हमने कार्बन नंबर 4 पे भी चेंज कर दिया, सही है। सो अब ये है बीटा गैलेक्टोज, ये है बीटा ग्लूकोज। बीटा गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 का OH देखिए, और बीटा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 का OH देखिए। ये OH और ये OH वाटर मॉलिक्यूल लूज करेंगे और इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप इस तरह से दिखाएंगे, this becomes lactose. So this is the structure of lactose जो आपको याद रखना है। बताइए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। You have to learn this. बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है, C1 of galactose and C4 of glucose involved है। So these were the 3 disaccharides. Disaccharides के बाद हम आते हैं पॉलीसैकेराइड्स पे। पॉलीसैकेराइड्स को थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम। देखिए पॉलीसैकेराइड का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूं। पॉलीसैकेराइड वो लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हाइड्रोलाइज होने पे हंड्रेड्स ऑफ सैकेराइड यूनिट अपने अंदर से रिलीज करते हैं। और 2 इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स जो हमें पढ़ने हैं वो है स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च इज अ वेरी कॉमन थिंग। आप लोगों ने स्टार्च का नाम बचपन से लोअर क्लासेस से कई बार सुना है। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि स्टार्च के बारे में आप क्या क्या जानते हो? वॉट एवर यू नो, जो कुछ भी आपने आज तक सुना या पढ़ा है स्टार्च के बारे में, मुझे बताइए। कौन बताएगा? कोई एक प्रॉपर्टी भी अगर आपको स्टार्च के बारे में मालूम है तो बताइए। बोलो जीविका। सर जीविका आपने भी माइक ऑन कर रखा है, आप बोल रहे हैं कुछ? नहीं आ रही आवाज। दिशा आप बोलो। सर गिव्स ब्लू ब्लैक कलर ऑफ आयोडीन। ब्लू ब्लैक कलर ऑफ आयोडीन? नहीं नहीं ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन। हाँ जब आप उसे आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये ठीक है, दिस वाज अ वेरी कॉमन प्रॉपर्टी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सब लोग ये बताएंगे, लेकिन एक ही जने को मालूम था। बाकी और बताइए, कुछ और मालूम है स्टार्च के बारे में? बोलो आशुतोष। माइक तो ऑन करते हो आप लोग, बोलते नहीं हो कुछ, ये आवाज आती नहीं है। गर्विता आपको क्या मालूम है स्टार्च के बारे में? Sir, it is a reserved food material in plants. अच्छा, और कुछ? एनीथिंग एल्स? कीर्ति? कीर्ति आवाज नहीं आ रही, कुछ बोल रहे हो आप? आंद्रेला? सर वो ग्लू बनाने के काम आता है। ग्लू बनाने के? यस सर। चलिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं स्टार्च के बारे में। स्टार्च इज अ कलरलेस, कलरलेस बोल लो या व्हाइट बोल लो, बेसिकली हम कलरलेस और व्हाइट एक ही चीज मानते हैं। व्हाइट इज नॉट अ कलर, ब्लैक एंड व्हाइट को हम कलर नहीं मानते, ठीक है। सो कोई चीज व्हाइट होती है तो भी हम उसे कलरलेस बोलते हैं।
वैसे आप लोगों को मालूम है स्टार्च देखने में कैसे कलर का होता है? वाइट व्हाइट इन द सेंस कि सब कोलाइट जैसा होता है। आप लोगों ने विक्स वेपोरअप देखी है? विक्स वेपोरअप, यस सर। तो विक्स जो होती है ना, वो वाला जो कलर होता है ट्रांसल्यूशेंट, उस तरह का कलर होता है, ठीक है ना। तो स्टार्च इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, partially soluble in water, partially soluble in water, gives blue black color with iodine, blue black color with iodine, and can be digested in human body. स्टार्च एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर होता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन के साथ, एंड इट कैन बी डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी। हम स्टार्च कंटेनिंग फूड आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम अमाइलेज, इसको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम का नाम होता है अमाइलेज, दैट इज प्रेजेंट इन आवर सलाइवा। ह्यूमन सलाइवा में इसको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम अमाइलेज प्रेजेंट होती है, और क्योंकि वो सलाइवा में प्रेजेंट होती है, इसलिए बायोलॉजिकली उसका पूरा नाम बोला जाता है सलाइवरी अमाइलेज। वैसे नाम सिर्फ अमाइलेज ही होता है, लेकिन क्योंकि सलाइवा में प्रेजेंट होती है तो हम उसे सलाइवरी अमाइलेज भी बोल देते हैं, ठीक है। So starch can be easily digested in our body due to the presence of enzyme amylase in human saliva. Besides this, starch के बारे में याद रखिए, आप में से काफी लोगों को नहीं मालूम होगा, स्टार्च जब भी आप नाम सुनते होगे तो आपके माइंड में आता होगा कि कोई कंपाउंड है, कोई चीज है स्टार्च। बट ये याद रखिएगा, स्टार्च इज नॉट एक्चुअली अ सिंगल कंपाउंड, स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स, स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। दो चीजों के मिक्सचर को स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च एक सिंगल यूनिट नहीं होता, एक सिंगल कंपोनेंट नहीं होता, स्टार्च दो अलग अलग कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, मिक्सचर ऑफ amylose and amylopectin। स्टार्च दो चीजों का मिक्सचर होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, दो कंपोनेंट्स होते हैं स्टार्च के। मैं एक टेंटेटिव आइडिया भी दूंगा कि क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, लेकिन याद रखिएगा, स्टार्च इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब इन दोनों के बारे में ध्यान से देखिए, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये मैंने पेक्टिन लिखा है। अमाइलोज 10 to 20% प्रेजेंट होता है स्टार्च में। स्टार्च में 10 to 20% अमाइलोज होता है, 80 to 90% अमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है। अमाइलोज सॉल्युबल इन वाटर होता है, अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। अब देखिए, ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, दैट्स व्हाई इन दोनों का जो मिक्सचर है वो पार्शियली सॉल्युबल है, सही है। अमाइलोज ब्लू ब्लैक कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, नो ब्लू ब्लैक कलर। तो पूरा स्टार्च जो हम बोल रहे हैं ना कि स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है आयोडीन के साथ, वो स्टार्च के अंदर का जो अमाइलोज वाला कंपोनेंट है वो देता है, उसकी वजह से ब्लू ब्लैक कलर होता है। जो 80 to 90% ऑफ अमाइलोज उसके अंदर प्रेजेंट है वो नहीं देता ब्लू ब्लैक कलर। तो पूरा स्टार्च अगर ब्लू ब्लैक कलर देता हुआ दिख रहा है तो वो अपने अंदर के अमाइलोज कंपोनेंट की वजह से दे रहा है, अमाइलोपेक्टिन वाले कंपोनेंट की वजह से नहीं दे रहा, ठीक है। Besides this, amylose as well as amylopectin, ये सब ग्लूकोज की चेन होती है, ठीक है। दे आर द चेन्स ऑफ ग्लूकोज। अमाइलोज में स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज 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 की लीनियरली यूनिट्स कनेक्टेड होती हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग भी होती है। अमाइलोज ग्लूकोज 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 की यूनिट्स कनेक्टेड होती हैं और बीच बीच में ब्रांचिंग भी आती है। क्षितिज, कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं सर।
Amylose is made up of linear chain of alpha glucose units. Amylopectin is made up of branched chain of alpha glucose units. Branched chain of alpha glucose units. So these are the differences between the two components of starch. This is everything about starch जो हमें पढ़ना था. अब आप बताइए कोई और ज्यादा डिटेल्स आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या और कोई डाउट आपको इससे रिलेटेड है तो मैं फर्दर बताता हूं, बट अदरवाइज आपको समझ में आया सब कुछ? एनी डाउट रिलेटेड टू स्टार्च बताइए. बोल दिया करिए, सुबह सुबह नींद में होते हैं क्या? नो सर. नींद में नहीं होते या डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट है? आदित्य, अभय, अनिमेश, अंजलि, आशुतोष, आंद्रिला, कोई डाउट? ईवा, कीर्ति, जीविका, गर्विता, हार्दिक? नो सर. नो सर. नो सर. अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च. इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस जरूर याद रखिएगा, ठीक है? सो ये है स्टार्च के बारे में. अब आते हैं सेलुलोज के डिस्कशन पे. सेलुलोज देखिए सर ये दोनों कंपाउंड्स होते हैं ना, अमाइलोज और अमाइलो. हाँ, दो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, इनके मिक्सचर को स्टार्च बोलते हैं. अच्छा ओके. बताओ दिशा, विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन? अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन 80 to 90% प्रेजेंट होता है स्टार्च के अंदर. अब देखिए मैं आपको सेलुलोज भी करवा रहा हूं. अभी थोड़ी देर और पढ़ेंगे हम. सेलुलोज खत्म करके फिर लॉग आउट करिएगा. देखिए सेलुलोज का भी फॉर्मूला यही होता है. सेलुलोज इज आल्सो C6H10O5ON. सेलुलोज के बारे में याद रखिए, इट इज आल्सो अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. व्हाइट क्रिस्टलाइन, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई. दोनों में से क्रिस्टलाइन कोई नहीं होता. सॉरी, दैट वाज अ मिस्टेक. स्टार्च भी अमॉर्फस है और ये भी अमॉर्फस है. क्रिस्टलाइन अगर कोई नोट कर रहा है तो कट कर दीजिएगा. स्टार्च भी एक अमॉर्फस सॉलिड है और सेलुलोज भी एक अमॉर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन नहीं है, ठीक है? आपने सुन ली मेरी बात? मैंने क्या बोला? स्टार्च भी अमॉर्फस है, जो मैंने पिछली लाइन में पहले लिख दिया था, व्हाइट क्रिस्टलाइन, दैट शुड बी अ व्हाइट अमॉर्फस, ठीक है? तो ये भी एक व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड है, स्टार्च भी एक व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन नहीं होते दोनों. दूसरा डिफरेंसेस नोट करिएगा स्टार्च और सेलुलोज में. स्टार्च में मैंने लिखवाया था पार्शियली सॉल्युबल, इसमें लिखवा रहा हूं इनसॉल्युबल इन वाटर. इनसॉल्युबल इन वाटर. स्टार्च में मैंने लिखवाया था दैट गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, इसमें लिखवा रहा हूं नो ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन. नो ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन. स्टार्च में मैंने बताया था कि दैट कैन बी डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, बट दिस कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी. कांट बी डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी. अब मान लीजिए एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि व्हाई कांट इट बी डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में क्यों नहीं डाइजेस्ट हो सकता ये? सो दैट हैज अ सिंपल कॉज, दैट हैज अ सिंपल रीजन. क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम सेलुलेज हमारी बॉडी में एब्सेंट होती है, ठीक है? सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम सेलुलेज, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम का नाम होता है सेलुलेज, और वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती. सो दैट्स व्हाई हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. हाउएवर this can be digested in ruminant animals. ruminant animals की बॉडी में डाइजेस्ट हो सकता है. ruminant animals आपने सुना है? बताइए.
नो सर। ऐसा नहीं हो सकता, काफी लोगों ने सुना होगा। यस सर। किसने सुना है रूमिनेंट एनिमल्स? यस सर। क्या होते हैं जीविका? सर जो च्यू द कड करते हैं। क्या करते? च्यूइंग द कड। च्यूइंग द कड। सर जैसे फॉर एग्जांपल काऊ है तो वो लेकिन आप मतलब ये उनकी एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, रूमिनेंट का मतलब नहीं बता रहे। रूमिनेंट का मतलब क्या था? रूमिनेंट का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिनका 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है। जैसे Oh, हमारा yes, sir. 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वैसे उनका 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है। ठीक है? एंड वन ऑफ द चैम्बर ऑफ दैट स्टमक कंटेन दिस एंजाइम सेलुलेज। रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जो जिनका कभी पेट नहीं भरता, उन्हें उन्हें वो हमेशा भूखे रहते हैं, मतलब आप उन्हें कभी भी खाने को देंगे वो ले लेंगे। अब जैसे गाय हैं, काऊ हो गई, बफेलो हो गई, ठीक है, इन्हें आप कभी भी देंगे ना खाने को तो वो दे विल एक्सेप्ट, दे विल नेवर डिनाई। ठीक है, वो हमेशा ले लेंगे, क्योंकि उनको अगर भूख नहीं भी होती ना तो उनके स्टमक में एक चैम्बर होता है स्टोरेज का, तो ये वो स्टोर कर लेते हैं। और फिर आप देखेंगे कभी भी एक गाय भैंस बैठे होते हैं तो इनका मुंह हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो आप वो फिर उन्होंने जो स्टोर करा होता है फिर वो बाद में बैठे बैठे उसे डाइजेस्ट करते रहते हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट एनिमल्स व्हिच हैव 4 चैम्बर्ड स्टमक। जो भी घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, दे आर बेसिकली द रूमिनेंट एनिमल्स। तो बताइए रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, सो और लास्ट डिफरेंस ये याद रखिएगा, इनके स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने हैं आपने, स्ट्रक्चर्स के बारे में बस थ्योरेटिकली पढ़ना है। द लास्ट डिफरेंस इज दैट कि स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स की चेन्स थी, सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज यूनिट्स की चेन्स होती है। ठीक है, सेलुलोज इज अ लॉन्ग चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट्स, लॉन्ग चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट्स। बहुत सारी बीटा ग्लूकोज यूनिट एक के आगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट सेलुलोज। इसके बारे में भी कोई चीज नहीं समझ में आई या कुछ और जानना चाहते हैं तो बताइए। सर ये भी मिक्सचर नहीं होता किसी का? नहीं, दिस इज अ सिंगल कंपोनेंट। इसके अंदर सिर्फ बीटा ग्लूकोज की लीनियर चेन्स होती हैं। वहां पे अल्फा ग्लूकोज की लीनियर चेन्स भी थी और अल्फा ग्लूकोज की ब्रांच्ड चेन्स भी थी। ठीक है, यस सर। आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैज टू बी लर्न्ड, ये आपको ज्यादातर याद रखनी है। और इसके साथ हमारा सबसे बड़ा टॉपिक इस चैप्टर का कार्बोहाइड्रेट वो कंप्लीट हो गया। अब प्रोटीन्स और डीएनए आरएनए वो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो कल दोपहर तक प्रोबेबली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आज तो आपकी क्लास है नहीं, कल मॉर्निंग में और कल इवनिंग में 2 क्लासेस हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे हमारा चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। आज आप लोग इतना कर लीजिए। ओके सर। ओके, मैंने आप में से आप लोगों को मैसेज करा था कि मुझे अपने अपने स्कूल्स के जो भी प्री बोर्ड के पेपर्स हैं वो भेज दीजिए। 1-2 स्टूडेंट्स नहीं भेजे, बाकियों ने नहीं भेजे, तो मुझे क्वेश्चन पेपर्स जो भी आपके पास हैं वो काइंडली सेंड कर दीजिएगा। सर प्री बोर्ड अभी हुआ ही नहीं है। हाँ जी, सर प्री बोर्ड अभी हुआ ही नहीं है। प्री बोर्ड से पहले कोई टर्म 2 वगैरह हुए होंगे, कुछ तो हुए होंगे। यस सर। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें फुल सिलेबस आया? नहीं सर, मतलब हुआ है, मतलब हाफ ईयरली तक आया है, हाफ ईयरली लास्ट हुआ था। हाँ तो आप भेजिए मुझे। मैं एक्चुअली जो सैंपल पेपर हर बार डिजाइन करता हूँ ना, उसमें डिफरेंट स्कूल्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए होते हैं वो भी इंक्लूड कर देता हूँ। पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स तो होंगे ही उसमें, लेकिन अलग अलग स्कूल्स में जो नए नए क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं सारे छाट के अपने एक सैंपल पेपर बनाऊंगा जो रिवीजन के टाइम पे आपको दूंगा। तो दैट्स व्हाई आई एम कलेक्टिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। सर इस चैप्टर के बाद क्या करेंगे हम? इस चैप्टर के बाद जो छूटे हुए चैप्टर्स हैं जो बोर्ड में नहीं है आपके, वो करेंगे। जैसे मेटलर्जी करवाऊंगा, मेटलर्जी इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेटलर्जी के कुछ टॉपिक्स तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को करने हैं, वो करेंगे हम। यस सर, एक नॉर्मेलिटी भी करवा देना। हाँ, नॉर्मेलिटी भी वो वैसे भी मैं करवाऊंगा ही। ठीक है, ओके सर। यस सर, थैंक यू सर।